प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो 2021 में आने वाली हमारी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हमें लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी सन के बीच में जो राजनीतिक विकास हुआ उसके बारे में चर्चा करना है। और हमारे इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हैं 16 महाजनपदों का विकास, सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य, और विशेषतः उसके समय में बने लिखे गए अभिलेखों को और उनका ऐतिहासिक महत्व की चर्चा। तो पहला जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारतीय साम्राज्यवादी युग में मगध के उदय की कारणों की व्याख्या हमें करना है। प्रश्न ये है, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखना होगा कि मगध की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से थी जिस के कारण मगध को एक साम्राज्य के रूप में उदय होने में महत्वपूर्ण मदद मिली। जैसे लोहे की खानों का होना, लोहे की प्रयोग होने के बाद मगध की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि यहाँ लोहे बड़ी मात्रा में लोहा पाया गया और लोहे को गलाकर हथियार या औजार बनाने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में जंगल यहाँ उपलब्ध थे। दूसरी चीज़ है उपजाऊ मिट्टी। मगध गंगा और सोन नदी की घाटियों में बसा हुआ राज्य था और दोनों ही नदियाँ और अन्य जो सहायक नदियाँ हैं उनसे लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए कृषि उत्पादन ज़्यादा था और जो उसके एक साम्राज्य के रूप में उदय होने में मददगार साबित हुआ। तीसरी चीज़ थी ये एक घने जंगलों वाला इलाका रहा जहाँ बड़ी मात्रा में हाथी उपलब्ध थे और जैसा कि विदित है कि हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण अंग होता था, एक शक्तिशाली हिस्सा। तो हाथियों की उपलब्धता ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने में मदद की। दूसरा, दो राजधानियाँ जो पहले विकसित हुई, पाटलिपुत्र से पहले राजगृह इस जिले की इस साम्राज्य की राजधानी थी जो कि एक किलेबंद शहर था। बाद में पाटलिपुत्र जिसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि उसने ऐसे साम्राज्य के रूप में उदय होने में बड़ी मदद की। और अंतिम पांचवा कारण हम जो देखें वो है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनम जैसे महत्वाकांक्षी शासकों का उत्पन्न होना। इन महत्वाकांक्षी शासकों ने एक सीमित राज्य में बने रहने की बजाय अन्य आसपास के इलाकों को अपने पुरुषार्थ से जीतकर एक साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा थी और इस महत्वाकांक्षा ने ही मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में पैदा किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की कि ये जो 16 महाजनपद हम इस समय में देखते हैं इनसे संबंधित है दूसरा हमारा प्रश्न है कि महाजनपदों की प्रमुख किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, महाजनपद वो इलाके थे जो विभिन्न छोटे छोटे जनों से मिलकर बने हुए थे और उस समकालीन भारत में करीब 16 बड़े जनपद महाजनपद थे जिनमें कौशल, वची, मगध, गांधार आदि थे। हमें इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है। तो पहली विशेषता ये है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजतंत्र था, यहाँ राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध कई राज्यों हमको दिखाई देते हैं जिनमें जनता प्रमुख थी जो गणतंत्र कहलाते थे, जो किसी एक राजा के शासन में न होकर यहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। दूसरी प्रमुख विशेषता, प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी। जो राजधानी उस ज़्यादातर महाजनपदों का नाम उस राजधानी के नाम से ही था और ये पूरी तरह सुरक्षित और उस महाजनपद का आधार होती थी। तीसरा जो विशेषता थी वो स्थायी सेना। हर महाजनपद की एक स्थायी सेना थी।
पूर्ववर्ती जनों की तरह आवश्यकता अनुसार सेना के बजाय इन्होंने स्थायी सेना रखी, जिनमें प्राय कृषक वर्गों से सैनिकों को नियुक्त किया जाता था और इन महाजनपदों की एक नियमित नौकरशाही, मतलब एक प्रशासनिक तंत्र था। चौथी विशेषता में हम ये जानेंगे कि धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। सभी शासक धर्मशास्त्र के अनुसार जो नियम, जो मूल्य शासक के लिए निर्धारित किए गए थे उनका पालन करते थे और अधिकांश शासक क्षत्रिय वर्ग से थे। पांचवी विशेषता थी कि इन महाजनपदों के शासकों का मुख्य काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर वसूलना और इन्हें न्याय प्रदान करना था। ये हमारी 5 प्रमुख विशेषताएं महाजनपद की। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। वो संबंधित है सम्राट अशोक से। प्रश्न है, सम्राट अशोक के धम्म की व्याख्या कीजिए। या ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अशोक का धम्म अशोक की प्रजाहित की भावना का प्रतिबिंब था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पूछने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो लगभग एक ही जैसा होगा। अर्थात हमें ये बताना है कि अशोक का जो धम्म था उसकी प्रमुख विशेषताओं को की चर्चा हमको उस उत्तर में करनी है। पहली चीज़ तो हमको ये लिखना होगा कि धम्म था क्या। धम्म पाली भाषा के से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म। अशोक का जो धम्म था या धर्म था वो किसी कोई धर्म विशेष अर्थात हिंदू, बौद्ध या परंपरागत रूप से धर्म नहीं था। या धम्म से तात्पर्य सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों के अनिवार्य हिस्से हैं। ये हर धर्म में अनिवार्यतः पाए जाते हैं। तो ऐसे सामाजिक नैतिक मूल्य से का एक संकलन अशोक का धम्म था। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी, जैसे नंबर 1, बड़ों का आदर करना। बड़ों का आदर करना, छोटों के साथ स्नेह रखना, ये अशोक के धम्म की विशेषता थी। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, इन्हें समाज का महत्वपूर्ण अंग माना गया। उनके प्रति उदार व्यवहार, उनका सम्मान, है ना। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, ये बिल्कुल विशेषता थी। दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर, है ना। इसी के साथ साथ धम्म की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी सहनशीलता, कि अपने धर्म विश्वास के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सहज सम्मान करना। तो इस प्रकार अशोक का धम्म एक परंपरागत धर्म न होकर विभिन्न धर्मों के अच्छे नैतिक मूल्यों का, गुणों का समावेश था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता को आपस में समन्वय, शांति और सौहार्द के साथ रहने के लिए प्रेरित करना था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख जो हैं वो किस प्रकार सहायता करते हैं। इस चैप्टर में अभिलेखों की काफ़ी चर्चा की गई है और ये प्रश्न और भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अभिलेख इतिहास निर्माण का एक प्रमुख आधार है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें ये बताना है कि अभिलेख किस प्रकार इतिहास को जानने में मदद करते हैं। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि किसी भी स्थान पर प्राप्त अभिलेख उस अभिलेख को बनवाने वाले शासक व उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। निसंदेह अभिलेख तभी किसी न किसी उपलब्धियों या उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। तो ये जो अभिलेख हैं वो बनवाने वाले शासक की उपलब्धियां, कुछ विशेष कामों को प्रकट करता है। ठीक है। दूसरा, लिपि और भाषा की जानकारी। अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, उसके लिखने की लिपि कौन सी है, ये तत्कालीन समय में प्रचलित भाषा और लिपि को जानने समझने में बहुत मददगार साबित होता है। तीसरी प्रमुख विशेषता, भूमिदान और अर्थव्यवस्था की जानकारी। अभिलेख अक्सर
किसी न किसी दाम या बड़े कामों का भी जिक्र करते हैं। इससे उस समय की सामाजिक परंपराएं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। राजा की अर्थव्यवस्था कैसी थी, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। फिर साम्राज्य का विस्तार, अभिलेख की स्थिति, ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति क्या है, वो किस क्षेत्र से मिला है, उससे हमें उस साम्राज्य की विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर जो पांचवी विशेषता है वो है कि अभिलेखों से हमको तत्कालीन समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिलेख इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे प्रमुख एक और विशेषता कि अभिलेख चूंकि जिस समय लिखे गए थे और जिस समय पढ़े जा रहे हैं आज के दौर तक, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसलिए ये हमें एक प्राथमिक बिल्कुल स्पष्ट जानकारी किसी भी संदर्भ में देते हैं। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि मौर्य प्रशासन की हमको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ये जो समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इसमें मौर्य प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का असर अन्य सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी रहा। तो इस मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से। सबसे पहले हम जाने केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में राजा या सम्राट सबसे महत्वपूर्ण था। ये सबसे सर्वोच्च नीति निर्माता, कानून निर्माता और नियुक्ति करता था। राजा का पूरे क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीकृत शासन था, जहाँ राजा का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी पर पूरा नियंत्रण था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे परिषद भी कहा जाता था, और एक अधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या होती थी, जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। और केंद्र शासन की सुविधा के लिए उसे प्रांतों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य में शुरू में 4 प्रांत, बाद में इनकी संख्या 5 हो गई। ये प्रांतीय प्रशासन कई प्रांतों में बांट दिया गया था। फिर स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन नगरों के प्रशासन के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित स्थानीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य ने कायम किया। स्थानीय प्रशासन में नगरों की व्यवस्था का दायित्व पौर या महापौर के पास होता था, और नगरों का शासन 30 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता था, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जो नगर की सारी व्यवस्थाओं को देखरेख करती थी। राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था, और ये अधिकारी व्यावसायिक होते थे, मतलब इनकी नियुक्तियां चयन के द्वारा होती थी, और योग्यता के आधार पर ही इनकी नियुक्तियां, प्रमोशन किए जाते थे। इन्हें वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र या प्रांत थे। सैन्य व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य चूंकि सैन्य व्यवस्था पर आधारित साम्राज्य था, इसलिए एक स्थायी विशाल सेना का संगठन किया गया था, जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथों होते थे। एक नौसेना भी होती थी, लेकिन उसका मुख्यतः काम व्यापार की रक्षा करना ही होता था। खासतौर पे जो नदी क्षेत्र से व्यापार होता था, उसकी रक्षा करना होता था। धर्म जो विभाग होता था, वो धर्म के प्रचार, उनकी रक्षा और उनके विचार विकास के लिए धम्म महामतों की नियुक्ति भी मौर्य प्रशासन में की गई थी। एक महत्वपूर्ण विशेषता मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की ये थी कि ये एक केंद्रीकृत प्रशासन था, पूरी तरह से प्रोफेशनल होता, जिसमें हर कर्मचारी का, अधिकारी का कार्य बिल्कुल निर्धारित था, और बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति इसमें की गई थी। भूमि कर, सिंचाई, सड़कों के प्रबंध के लिए भी विभिन्न अधिकारी होते थे। और एक महत्वपूर्ण विभाग जो मौर्य प्रशासन की पहचान था, वो था गुप्तचर विभाग, जिसने जो हर क्षेत्र में फैला हुआ था, और जो राजा को राज्य की सारी सूचनाएं तत्काल रूप से पहुंचाता था। इस प्रकार मौर्य प्रशासन जो था, वो एक ऐसा आदर्श प्रशासन था जिसने आगे आने वाले समय में भी भारतीय विभिन्न वंशों के सारे साम्राज्यों के प्रशासन को
प्रभावित किया। तो ये इस चैप्टर में से हमें इन प्रश्नों का तो अनिवार्यतः हल करना है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पहले इन क्वेश्चन को करने के बाद आप उन्हें भी अनिवार्य रूप से करें। थैंक यू सो मच।